हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका स्वाति सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चैप्टर 2 है जो आपका। और आप सोच रहे होंगे कि हमने चैप्टर 1 क्यों नहीं स्टार्ट किया, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा। ठीक है, तो उसे हम पहले से कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद उसे देखेंगे तो कंप्लीट करेंगे। ये काफ़ी ईजी है, तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और कोर्स पे आराम से टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.1। लेकिन इसे करने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसके बारे में जाननी होगी, तब जाकर हम इस एक्सरसाइज को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वो सारी चीज़ों को पहले हम जान लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है आपको। बस मैं ये नहीं कहूँगी कि इसे रटना है, बस आप देख लीजिए। बाकी हम ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, सारी चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने लिख दी है। हाँ, हैंड राइटिंग मेरी बहुत बेकार है, मुझे पता है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी हैंड राइटिंग सुधारने का, लेकिन देखते हैं कब तक सुधारता है। चलिए देखते हैं हम इसको। ये तो रही मेरी बात। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है हमारा सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत है, प्रांत कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से होगा 1 तक। और इसका जो डोमेन तो हो गया -1 से 1 तक, और जिसका रेंज होगा वो होगा -π/2 से π/2 तक। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो भी हम वैल्यू निकालेंगे वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। ठीक है, उसका परिसर कहाँ से कहाँ तक होगा, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2 तक। और उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 तक। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 तक, और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 तक। ये सब चीज़ें क्या है, धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो अपने आप अच्छे समझ में आ जाएगा, एकदम सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो आर मतलब ऑल रियल नंबर। ठीक है, और परिसर कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से π/2 तक। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब -π/2 से π/2 के बीच में जितनी भी संख्या है सब आएंगी, लेकिन -π/2 और π/2 नहीं आएगा। ये मतलब होता है ये स्मॉल ब्रैकेट का। और यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। तो बिग ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है कि -π/2 से π/2 के बीच में जो भी संख्या है सब आएगी, और -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होगा, वो भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा कॉट इनवर्स एक्स, जिसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होगा, और उसका जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक होगा। उसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स है और कॉसिक इनवर्स एक्स है, जो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर काम तो इससे हो जाते हैं, फिर भी देख लीजिए आप इसे। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो आर -1 से 1, यानी कि ऑल रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें -1 से 1 के बीच में जो भी संख्या आएंगी वो नहीं होगी। इसी प्रकार से जो इसका रेंज है वो 0 से लेके पाई तक होगा, लेकिन बीच में जो अगर π/2 आ गया तो ये नहीं होगा। इसको क्या किया गया है? माइनस कर दिया, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, और कॉसिक इनवर्स एक्स भी इसी टाइप से होगा। इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच के नहीं होंगे, और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 है। आई होप आपको दिख रहा हो, -π/2 से π/2 के बीच का होगा। लेकिन अगर 0 आ गया, देखो -π/2 से π/2 के बीच में 0 तो आएगा ही, एकदम श्योर है, लेकिन 0 क्या होगा? कॉसिक इनवर्स एक्स का रेंज नहीं होगा, उसको हम नहीं लेंगे, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? माइनस लगा के लिख दिया है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे आपको पूरा एक्सरसाइज ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.1। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन में फर्स्ट है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इन प्रिंसिपल वैल्यूज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट है साइन इनवर्स है, और कहाँ से करें? -1/2। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स -1/2 = थीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने थीटा मान लिया, चाहे तो एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ मैंने थीटा माना है। ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा = -1/2। अच्छा, आप ये बात बताइए कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप बताइए। तो मैम हमें याद आ रहा है 1/2 साइन टीसन्स की वैल्यू होती है। वेरी गुड, तो हम इसे लिख देंगे साइन थीटा = साइन -π/3 है π/6। ठीक है, तो थीटा = क्या हो जाएगा? -π/6। अब हम देखेंगे कि जो थीटा है वो साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं, या फिर वी नो डेट, हम जानते हैं कि
साइन इन्वर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? साइन इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में π/6 तो आएगा ही। -π/2 क्या होता है? -90, और π/2 का मतलब क्या होता है? 90, यानी -90 से न, ये मैंने ऐसे लिख दिया समझाने के लिए, मैंने आप ऐसे लिखेंगे, यानी 90 से -90 से 90 के बीच में ये तो आ जाएगा ना -π/6। π/6 का मतलब क्या है? -30 अंश तो आ जाएगा 90 से 90 के बीच में, तो हाँ मैम आ जाएगा। यानी कि ये जो आंसर है इसके डोमेन में क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -π/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, cos इनवर्स इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन में जनरली करना क्या रह रहा है? करना हमें ये रह रहा है कि सबसे पहले हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना रह रहा है, फिर हमें चेक करना रह रहा है कि जो भी हमारा फंक्शन दिया रह रहा है, जैसे साइन कॉस, जो भी साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स जो भी दिया रह रहा है वो क्या कर रहा है? वो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने देखा है जो थीटा है वो साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है ना, -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है साइन इनवर्स का, और उसके रेंज में π/6 आ रहा है, -π/6 क्या हो रहा है? आ रहा है, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। पहले की तरह क्या करेंगे? ये लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू √3/2। हमें पता है √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो ये भी होता है cos 30 अंश का ही होता है ना, तो हाँ जी होता है। इसका हो जाएगा π/6, इन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6। अब हम चेक करेंगे कि आंसर हुआ कि नहीं। चेक नहीं करना, हमें देखना होगा ना कि cos इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो हमें पता है कि cos इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका रेंज होता है cos इनवर्स का 0 से लेके पाई तक के बीच में। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके पाई तक के बीच में। तो पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 180 अंश, और ये कितना है? 30 अंश, यानी 0 से लेके 180 के बीच में, 0 से लेके 180 के बीच में 30 तो आ ही जाएगा ना। हाँ मैम आ ही जाएगा। अरे भाई 0, 30, 60, 90 ऐसे ही ना करके जाएगा, तो 30 तो आएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू π/6 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? π/6। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cosec इनवर्स 2। इसका हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैम बहुत तेजी है, हर बारे की काम तो कर रहे हैं, बिल्कुल हर बारे की काम करना है। माना कि लिखना है, माना कि cosec इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। आप यहाँ पे चाहे तो थीटा मानिए, मन करे तो एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, जो मन करे वो मानिए। मुझे मन कर रहा है थीटा मानने का, तो मैंने थीटा मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? cosec थीटा इक्वल टू 2 किसकी वैल्यू होती है? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 2 होती है cosec 30 अंश की वैल्यू, यानी π/6। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6। अब हम देखना है कि ये होगा कि नहीं होगा। अब ये हम कैसे देखेंगे? तो हमें पता है कि cosec इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हमें पता है कि cosec इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक होता है, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो क्या हमने यहाँ पे 0 लिखा है? नहीं मैम, हमने बिल्कुल भी यहाँ पे 0 नहीं लिखा है। हमने यहाँ पे π/6 लिखा है, यानी cosec 30 अंश लिखा है। और यहाँ पे इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? -π/2 से π/2 तक, यानी -90 से लेके 90 तक। अब -90 से 90 के बीच में तो 30 आ ही जाएगा। हाँ जी आ जाएगा, यानी कि इसका जो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है, वो इसके रेंज में आ रहा है। इसका रेंज क्या है? -π/2 से π/2 तक, जिसमें 0 नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन हमारा तो वैल्यू π/6 आ रहा है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -√3। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी हमें वही प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे माना कि tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। अब हम क्या करेंगे? मैम tan थीटा उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -√3। अच्छा, तो √3 किसका वैल्यू होता है? ये होता है tan 60 अंश का। हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता है। तो ये जाएगा tan थीटा -π/3, tan 60 अंश हो गया। हाँ जी हो गया। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -π/3। अब हमें चेक ये करना है कि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो हमें पता है tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? ये होता है -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 यानी कि
एक मिनट, आपको दिख रहा होगा आई थिंक अब, हाँ, -π/2 से π/2, यानी कि -π/2 और π/2 ये नहीं होगा, लेकिन इसके बीच में आने वाली जितनी भी संख्या है, जितने भी नंबर है, वो सब होंगे। और -π/3 यानी कि 60 अंश इसके बीच में आता है। भाई -π/2 का मतलब क्या हो गया? 90, -90। और π/2 का मतलब क्या हो गया? 90। -π/2 को हम 90 अंश लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री। π/2 को हम क्या करें? 90 डिग्री, ठीक है। इसके बीच में तो आ रहा है ना ये -60 अंश आ रहा है ना, हाँ मैम आ रहा है। -90 है, 70 होगा, 60 होगा ना, यानी कि बीच में आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। यानी tan इनवर्स -√3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है क्या हो जाएगा? -π/3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स -1/2। इसका भी हमें क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैम कितने बार बताएं हम, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि cos इनवर्स -1/2 = थीटा। अब क्या करेंगे मैम? वही जो हर बार करते हैं, यानी कि cos इनवर्स को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा cos थीटा = -1/2। अब हमें बहुत 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 अच्छे तरीके से पता है कि -1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो बताइए किसकी वैल्यू होती है? मैम ये होती है cos 60 अंश की। ओके, तो क्या हो जाएगा? -π/3 हो जाएगा। हाँ जी मैम, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे थीटा = अच्छा, बहुत लोग क्या करेंगे? क्या लिख देंगे? थीटा = -π/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बहुत पिटोगे। क्यों पिटोगे? क्योंकि हमें पता है cos इनवर्स की जो रेंज होता है cos इनवर्स का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? ये है 0 से लेके पाई तक के बीच में होता है। और ये क्या है? ये है -60 अंश। ये क्या है? -60 अंश, -π/3 है। और ये क्या है? 0 से पाई के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी, 0 का मतलब 0 और पाई का मतलब 180, यानी 0 से लेके 180 के बीच में जो भी संख्या आएंगी वो होगा। और ये तो आप माइनस में चले गए, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, यानी कि इसका आंसर थीटा = -π/3 नहीं होगा। अब क्या करें मैम? अब तो समझ में नहीं आ रहा है, समझो, आराम से समझो। हम लिखेंगे cos थीटा = cos, ये क्या हो जाएगा? लिखेंगे पाई -π/3, पाई -π/3। ये भाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने 11th में पढ़ रखा है। जब ये ऐसा आता है तो हम कैसे चेंज करते हैं? क्या करेंगे? पाई -π/3, ये क्या हो जाएगा? 3 - पाई क्या हो जाएगा? 2π/3। ये क्या आ जाएगा? 2π/3। आई होप आपको दिख रहा हो। ये क्या हो जाएगा? cos थीटा = 2π/3, यानी कि थीटा = क्या हो जाएगा? थीटा = हो जाएगा 2π/3। थीटा = क्या हो जाएगा? 2π/3। और यही हमारा क्या हो जाएगा? शानदार उत्तर। ये हो जाएगा शानदार उत्तर। ये नहीं कि ये लिख के आ जाना और नंबर आपको मिल जाएगा 0। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? थीटा = 2π/3। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। लेकिन ये कहाँ पे? ये माइनस में जा रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2π/3। अब ये देखिए 2π/3 क्या है? थीटा = 2π/3। ये क्या आ रहा है? 0 से पाई के बीच में आ रहा है ना? हाँ मैम आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, शानदार आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1। अब तक तो आपको एक बात समझिए, अब तक तो आपको समझ में आ गया ना कि रेंज डोमेन याद करना क्यों जरूरी है। कि डोमेन नहीं याद करेंगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन जो रेंज है, रेंज वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे सारा क्वेश्चन आपका ये जो 12th में दिया है पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पूरा रेंज पे दिया है। डोमेन का ज़्यादा यूज नहीं है, सिर्फ आपका अगर रेंज आपने याद कर लिया तो उस पर हो जाएगा, ठीक है। और कितने बच्चे क्या करते हैं? रेंज चेक नहीं करते हैं, जो आंसर आ गया लिख दिए। देखा पिछली बार में धोखा हो गया, तो वो धोखा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? रेंज को तैयार कर लेते हैं, रेंज याद कर लेते हैं। भाई किस फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है ये हम तैयार कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स -1। क्या करेंगे? हमेशा की तरह माना कि tan इनवर्स -1 = थीटा, तो क्या हो जाएगा? बहुत आसान है मैम, tan थीटा = -1 हो जाएगा। वेरी गुड। -1 किसकी वैल्यू होते हैं? तुम्हें पता है -1 किसकी वैल्यू होती है? 1 होती है मैम 45 अंश की। तो इसे हम क्या लिखेंगे? tan -π/4, यानी थीटा = क्या हो जाएगा? -π/4। अब क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका जो रेंज होता है वो होता है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में। और ये क्या है? -π/4, यानी कि 45 है, -45 अंश है, -45 अंश है, यानी कि इसके बीच में आ रहा है। इसके बीच में क्या हो रहा है? ये आ रहा है, यानी कि इसका ये वैल्यू हो जाएगा। यानी tan इनवर्स -1 का
जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितना हो जाएगा -π/4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है चैप्टर। ये चैप्टर मतलब इससे ईजी कुछ है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स sec इनवर्स 2/√3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हर बारे की काम तो कर रहे हैं मैम, बिल्कुल हर बारे की काम करना है तो क्या कर सकते हैं, लिखेंगे हम माना कि sec इनवर्स 2/√3 = थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sec थीटा = 2/√3। हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि 2/√3 किसका वैल्यू होता है? तो होता है sec t की वैल्यू। हम क्या लिख देंगे sec π/6। यानी थीटा = क्या हो जाएगा π/6। थीटा = क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, अच्छा मैम इसका रेंज कितना होता है? पर ये भी तो हमें जानना होगा ना। बिल्कुल, यही तो जानना है हमें। तो हमें पता है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है मैम? इसका होता है 0 से लेके पाई तक, लेकिन इसमें माइनस क्या होता है π/2, यानी कि π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बाकी इसका रेंज 0 से लेके पाई तक होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 0 से लेके पाई के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी संख्या आ रहे हैं, वो सब होंगे, लेकिन इसमें π/2 नहीं होगा। अगर आपका वैल्यू π/2 होता है तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 0 से लेके पाई के बीच में जो भी संख्या आते हैं वो होगा। तो भाई ये तो π/6 है, यानी कि 30 अंश है। ये 0 से लेके पाई के बीच में आ रहा है। हाँ मैम आ रहा है, यानी कि आपका आंसर होगा। ये बिल्कुल शानदार उत्तर है आपका, और ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा cot इनवर्स √3। उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि, माना फलाना ढिमकाना, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि cot इनवर्स √3 = थीटा। ठीक है, हो जाएगा cot थीटा = √3। हमें पता है √3 किसका वैल्यू होता है? cot थीटा = √3 किसका वैल्यू होता है? ये होता है cot t sens का। किसका होता है? cot t sens का। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? लिखेंगे cot π/6, यानी थीटा = क्या हो जाएगा π/6। अब हम देखेंगे कि cot का रेंज कितना होता है। तो हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक, स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक, यानी कि इसके बीच में आ रहा है, यानी कि हमारा शानदार उत्तर है। ये कैसा उत्तर है? शानदार उत्तर है। ये क्या हो जाएगा थीटा = π/6, और ये हमारे क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा cos इनवर्स -1/√2। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैम? वही जो हर बार लिखते हैं, माना कि cos इनवर्स -1/√2 = थीटा। तो cos थीटा = क्या हो जाएगा 1/√2। एक मिनट, ये माइनस है, ठीक है, -1/√2। ये क्या हो जाएगा cos थीटा = -1/√2, यानी कि cos थीटा = क्या हो जाएगा? cos थीटा = हो जाएगा -π/4, क्योंकि cos 45 अंश की वैल्यू होती है -1/√2। हाँ मैम हम जानते हैं। अब शानदार बच्चे, बहुत ही समझदार बच्चे क्या करेंगे? लिख के आ जाएंगे थीटा = -π/4, और जो टीचर होगा वो भी अपना काम करेगा, वो ऐसे क्वेश्चन को कट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने अभी जाना कि जो cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ये होता है 0 से लेके पाई के बीच में, और ये क्या हो रहा है? माइनस में चला जा रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको इस रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। जो -π/4 है, ये जो -π/4 है, इसको हम क्या करेंगे? cos के रेंज में, यानी 0 से पाई के बीच में हम लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? हमने मैम 11th की मैथ बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। हमने इतने अच्छे से पढ़ी है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है 11th में। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैम, सब कुछ पढ़ा है। तो क्या करेंगे? पाई -π/4 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? cos 3π/4 हो जाएगा। हाँ मैम हो जाएगा, इतना तो हमें पता ही है। तो यानी कि थीटा = क्या हो जाएगा 3π/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा? शानदार उत्तर। कैसा उत्तर हो जाएगा? शानदार उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब चलते अपने हम क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये cosec इनवर्स -√2। क्या करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले शानदार तरीके से, माना कि cosec इनवर्स -√2 = थीटा। आई होप आपको दिख रहा हो। हाँ मैम दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है मैम। यानी cosec इनवर्स -√2 = क्या हो जाएगा? थीटा, यानी कि cosec थीटा -√2। हमें पता है कि -√2 किसकी वैल्यू होती है। हाँ मैम बहुत अच्छे से पता है, इतने अच्छे से पता है कि इतने अच्छे से मैं कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल, ये होती है -π/4 की वैल्यू। बिल्कुल, एंड थीटा = क्या हो जाएगा? -π/4। और हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि cosec
इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है? इसका रेंज आता है -π/2 से π/2 के बीच में, जिसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसमें हम 0 को इंक्लूड क्या करते हैं? नहीं करते हैं, यानी कि इसका रेंज ये होता है। ठीक है, और ये जो है जो हमारा आंसर आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर होगा। हाँ मैम होगा, बिल्कुल होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -π/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा? शानदार उत्तर। कैसा उत्तर? शानदार उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मैम आप हमें बुक क्यों दिखा रही हैं? आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। अरे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ना, इसलिए दिखा रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद से सॉल्व तो हम करेंगे। ये लिख रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। tan इनवर्स 1 + cos इनवर्स -1/2 + sin इनवर्स 1/2। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? बिल्कुल ना, बिल्कुल भी ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन सब से क्वेश्चन थोड़े अलग था, क्योंकि इन सब में क्या फाइंड आउट करना था? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? वैल्यू से फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, जो आप क्वेश्चन टेस्ट करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन सा बड़ा काम है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं हम आराम से, जल्दी जल्दी। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। मैम कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आप हमसे। अब छोटा क्वेश्चन दिया तो छोटा ही क्वेश्चन पूछेंगे ना। तो tan इनवर्स 10 π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos -π/6 की, ये होता है, प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन -π/, इसके किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। ये हो गया। और अब क्या करें हम? -1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया था गलती से, मैंने सही कर दिया। cos -π/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है मैम, उतनी बहुत मिस्टेक तो चलती है, हम समझ सकते हैं, बहुत समझदार हो आप लोग। तो tan इनवर्स 10 π/4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? π/4। अच्छा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ही नहीं कि आप ऐसे ऐसे कट कर दो, नहीं, बस आप समझ लीजिए कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ऐसे ऐसे कट नहीं करते हैं तो गलती माना जाता है उसे। ये क्या हो जाएगा? π/4 हमारा आएगा क्या? π/4। अब हम क्या लिखेंगे? प्लस cos इनवर्स, cos क्या करेंगे? हम -π/3 लिख दें। नहीं मैम, हमें पता है कि cos इनवर्स का जो डोमेन जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? वो होता है 0 से लेके पाई के बीच में। तो हम इसे क्या करेंगे? पहले उस रेंज बनाने की कोशिश करेंगे। हम लिखेंगे π - π/3, और ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये हो जाएगा -π/6। ये क्या आएगा? ये आएगा π/4 प्लस cos इनवर्स cos, ये क्या हो जाएगा? 2π/3, ये 2 है। ठीक है, 2π/3। अब क्या हो जाएगा? 0 के पाई के बीच में आ गया, इसका ये जो रेंज है क्या हो गया? 0 से लेके पाई के बीच में आ गया, -π/6। अब हम क्या करेंगे? बस अब तो सॉल्व हो गया है। π/4 प्लस 2/3 -π/6। अब हम क्या करेंगे? अब तो मैम बस रहने दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे, नहीं कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? 4, 3, 6 इसका एलसीएम ले लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैम एलसीएम निकालना था, हम जब क्लास 2nd में थे ना तभी सीखे थे, बहुत समझदार हो आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 3 2 3 = 6, 2 1 3 3 फिर 3 1, 4 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 3π - 4 4 2 = 8, और ये प्लस का साइन है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 -2π। अब एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, ये नहीं है कि 12th में आ गया हमको एलसीएम लेने नहीं आ रहा है ना बाबू, ऐसा नहीं चलेगा। एलसीएम लेने में आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 8 3 11, 11 में से हो गया 9π/12, कटाएंगे पिटाएंगे इसको, ये क्या हो जाएगा? 3π/4, और यही हमारे क्या हो जाएगा? शानदार उत्तर। कैसा उत्तर? शानदार उत्तर। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करेंगे? बहुत आसान है मैम, बस सॉल्व कर देंगे बिल्कुल। cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? हम बहुत अच्छे से पता है कि ये होती है cos 60 की वैल्यू होती है ना जी, बिल्कुल होती है। तो क्या जाएगा? π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी होती है? साइन 30 की वैल्यू, यानी क्या हो जाएगा? साइन π/6 लिख दिए। हाँ जी लिख दिए, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दिए। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा π/3 प्लस 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा π/6, यानी 2 3, ये क्या हो जाएगा? π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? शानदार उत्तर। कैसा उत्तर? शानदार उत्तर। देख रहे हैं बहुत ईजी है चैप्टर, बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। ठीक है मैम, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें ट्रिक लगाना है आपको कि कौन सा सही है। ये है कि यदि साइन इनवर्स x = y हो, इसमें से कौन सा सही होगा? तो हमें पता है मैम, बहुत अच्छे से पता है, हमने अब तक
इतने बार उसे जान ही लिया कि हम क्या जानते हैं, बहुत कुछ जान गए हम कि साइन इनवर्स की जो रेंज होता है वो क्या होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैम ये हो रहा है, ये भी तो वही चीज़ लिखा है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है और यहाँ पे नहीं लगाया है, और हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने बहुत अच्छे से अभी जाना है ये साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और इसमें ये बिग ब्रैकेट लगा रहता है। कैसा ब्रैकेट लगा रहता है? बिग ब्रैकेट लगा रहता है। बिग ब्रैकेट का मतलब -π/2 के बराबर भी होगा, यानी -π/2 भी आएगा। और यहाँ पे क्या है, वही बराबर का चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। ये कह रहा है कि -π/2 नहीं होगा, भले उनके बीच का सब होगा, नहीं, -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, अब चलते हैं अपने अंत की तरफ। मैम अंत धरती का अंत नहीं, एक्सरसाइज का अंत, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 को हम क्या लिख सकते हैं 10π/3, क्योंकि 10 60 अंश की वैल्यू होती है, माइनस सेक इनवर्स सेक -1/2, अरे सॉरी -2 है, -2 किसकी वैल्यू होती है मैम? ये होती है सेक 60 अंश की वैल्यू, बिल्कुल सेक 60 अंश की वैल्यू होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा π/3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स सेक पाई माइनस π/3, तो क्या हो जाएगा π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक, ये क्या हो जाएगा 2π/3, यानी कि अब हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, π/3 माइनस 2π/3, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा मैम? जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -π/3, क्या हो जाएगा -π/3, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, शानदार उत्तर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज क्या हो गया आपका, द एंड, क्या हो गया, द एंड खत्म हो गया। तो अब हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, जो है आपका एक्सरसाइज 2.2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ लिख सकें। अभी जो सोच रहे हैं कि अभी हम 11 पास करके आए हैं, अभी हम थोड़ा चिल करेंगे, तो चिल करने का टाइम गया। आप 12th में आ गए हैं, तब पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, अपनी स्टडीज़ पे पूरा फोकस कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक करें।